ओम वेद रहस्य दूसरा भाग पहला अध्याय प्रारंभ। मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान पशुओं से कम है। गाय बैल आदि पशुओं के बच्चे स्वभावतः तैरना जानते हैं, परंतु मनुष्य सीखे बिना नहीं तैर सकता। मनुष्यों को पशुओं से जो विशेषता प्राप्त है, उसका कारण यह है कि वह नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने और प्राप्त करके उसकी वृद्धि करने की योग्यता रखता है। यही नैमित्तिक ज्ञान मनुष्य की भित्ति ऊंची किया करता है। इसी योग्यता का लगभग अभाव पशुओं को ऊंचा होने से रोक दिया करता है। स्वाभाविक ज्ञान जन्म सिद्ध होता है, परंतु नैमित्तिक ज्ञान अन्यों से प्राप्त किया जाता है। इस समय वह माता पिता और अध्यापक वर्ग से प्राप्त किया जाता है, परंतु जगत के प्रारंभ में, जिसे दुनिया की पहली नस्ल कहा जाता है, अमैथुनी सृष्टि होने के कारण उसे कोई शिक्षा देकर नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त कराने वाला नहीं होता। इस संबंध में अमैथुनी सृष्टि का समझ लेना कदाचित उपयोगी होगा। अमैथुनी सृष्टि महाप्रलय में जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। कार्य रूप में परिणत प्रकृति का चिन्ह बाकी नहीं रहता, न कोई लोक बाकी रहता है। सूर्य चंद्र आदि सभी लोकांतर कारण रूपी प्रकृति के गोद में शयन करने लगते हैं। ऋग्वेद में इसी सत रज और तम की साम्यावस्था अथवा जगत के कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाने के लिए तमासित तमस्सा गूढ़मग्रे कहा गया है। ऋग्वेद प्रचलित विज्ञान ने भी इस महाप्रलयवाद का समर्थन किया है। क्लासियस, द फाउंडर ऑफ द मैकेनिकल थियरी ऑफ हीट, ने ताप को दो भागों में विभक्त किया है। पहला, ब्रह्मांड में उपस्थित ताप स्थिरता के साथ काम में आता रहता है। दूसरा, काम में न आने वाला ताप अधिक से अधिक हो जाने की ओर प्रवृत्त रहता है। इसी प्रवृत्ति भीतर की ओर होने की होती है। यह दूसरी शक्ति ताप रूप में होकर शीतलता प्राप्त वस्तुओं में बटकर आगे ताप रूप में काम में आने के अयोग्य हो जाती है। पहले प्रकार का ताप काम में आकर कम होता रहता है और दूसरा, काम में न आने वाला ताप पहले ताप के व्यय से बढ़ता रहता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की कर्तृत्व शक्ति दूसरे प्रकार के ताप रूप में परिवर्तित होती रहती है और काम में नहीं आया करती। यह कम होते होते जगत से शीतोष्ण के अंतरों को दूर कर देती है और पूर्ण रूप से उन वस्तुओं में समाविष्ट हो जाती है जिन्हें गति शून्य और काम के अयोग्य द्रव्य कहते हैं। ऐसा हो जाने पर प्राणियों का जीवन और गति समाप्त हो जाती है। जब यह दूसरा ताप पहले को समाप्त करके पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तभी महाप्रलय हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने और नियत अवधि तक कायम रहने के बाद जब जगत उत्पन्न होता है, तब प्रत्येक लोक क्या और प्रत्येक योनि क्या नए सिरे से ही बनती है। यहाँ लोक नहीं, किंतु योनि के उत्पन्न होने के संबंध में विचार करना है। भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर, जैसा वैशेषिक दर्शन में लिखा है, दो प्रकार के होते हैं। पहला, योनिज, जो माता पिता के संग से उत्पन्न होते हैं, जिसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। दूसरे, अयोनिज, जो बिना माता पिता के संयोग के उत्पन्न होते हैं और जिसे अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। समस्त प्राणी जो जगत में उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। एक, जरायुज, जिनके शरीर जरायु अर्थात झिल्ली से लिपटे रहते हैं और इस जरायु को फाड़कर उत्पन्न हुआ करते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। दो, अंडज,
जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, सांप, मछली आदि। 3. स्वेदज, जो पसीने और सील आदि से उत्पन्न होते हैं। 4. उद्भिज, जो पृथ्वी फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष आदि। इनमें से अंतिम दो की तो सदैव अमैथुनी सृष्टि हुआ करती है, और प्रथम दो की मैथुनी और अमैथुनी दोनों प्रकार की सृष्टि हुआ करती है। अमैथुनी सृष्टि का क्रम। भूतों की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से तात्पर्य रज और वीर्य दोनों है, और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होता है। चाहे मैथुनी सृष्टि हो या अमैथुनी, दोनों में प्राणी रज और वीर्य के मेल से ही उत्पन्न हुआ करता है। मैथुनी सृष्टि में रज और वीर्य के मिलने और गर्भ की स्थापना का स्थान माता का पेट हुआ करता है, परंतु अमैथुनी सृष्टि में मेल का स्थान माता के न होने से माता के पेट से बाहर हुआ करता है। प्राणी शास्त्र के विद्वान बतलाते हैं कि अब भी ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनके रज और वीर्य माता के पेट से बाहर ही मिलते हैं और उन्हीं से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है। 1. समुद्रों में एक प्रकार की मछली होती है जिसकी मादा मछलियों में नियत ऋतु में बहुसंख्या में रजकण प्रकट हो जाते हैं, और इसी प्रकार नर मछली के अंडकोशों में जो पेट के नीचे होते हैं वीर्यकण प्रादुर्भूत होने लगते हैं। जब मादा मछली किसी जगह अंडे देने के लिए रजकणों को, जो हजारों की संख्या में होते हैं, गिराती है, तब उसी समय नर वहां पहुंचकर उन रजकणों पर वीर्यकणों को छोड़ देता है, जिससे पेट के बाहर ही गर्भ की स्थापना होकर अंडे बनने लगते हैं। 2. इसी तरह एक प्रकार के मेंढक होते हैं जो रज और वीर्य कण बाहर ही छोड़ते हैं। नर मेढक मादा मेढक की पीठ पर बैठ जाता है, जिससे मादा के छोड़ते हुए रजकणों पर वीर्य कण गिरते जाएं, और इस प्रकार मेढक के पेट से बाहर ही इनके अंडे बना करते हैं। 3. एक प्रकार के कीट जिन्हें टेपवर्म कहते हैं और जो मनुष्यों के भीतर पाचन क्रिया की नाली में पाए जाते हैं। 20,000 अंडे एक साथ एक कीट देता है। एक अंडे से जब कीट निकलता है तो उसका एकमात्र सिर हुकों के साथ जुड़ा हुआ होता है। उन हुकों के द्वारा वे आंतों की श्लेष्मिक से जुड़ जाता है और उसी सिर से उसका शरीर विकसित होता है, और इस प्रकार उत्पन्न हुआ शरीर अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। वे इस प्रकार संख्या और आकार में बढ़ते जाते हैं। प्रत्येक भाग में स्त्री पुरुष के अंग होते हैं, जिनसे स्वयं में बिना किसी बाह्य सहायता के गर्भ की स्थापना हो जाती है। कुछ काल के बाद पुराने भाग पृथक होकर स्वतंत्र कीट बन जाया करते हैं, इत्यादि। इन उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि यह सर्वथा संभव है कि रज और वीर्य का सम्मेलन माता के पेट से बाहर हो और उससे प्राणी उत्पन्न हो सके। इसी मर्यादा के अनुसार अमैथुनी सृष्टि में मनुष्य का शरीर बनाने वाले रज और वीर्य का मेल माता के पेट से बाहर होकर वृक्षों के चौड़े पत्ते रूपी झिल्ली में गर्भ की तरह सुरक्षित रहते हुए बढ़ता रहता है। रज और वीर्य किस प्रकार झिल्ली में आकर मिल जाते हैं, इसका अनुमान फूलों के पौधों की कार्य प्रणाली से किया जा सकता है। फूलों के पौधे नर भी होते हैं और मादा भी। नर पौधों से पक्षी वीर्य कण लाकर मादा पौधों के रजकणों पर छोड़ देते हैं, जिससे फूल और फल की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए पक्षियों को फूलों का पुरोहित अर्थात मैरिज प्रीस्ट ऑफ फ्लावर्स कहा करते हैं।
अस्तु जब प्राणी इस बाह्य गर्भ में इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी रक्षा आप कर सके, तब वह पत्ती रूपी झिल्ली फट जाती है और उसमें से प्राणी निकल आया करता है। इसी का नाम अमैथुनी सृष्टि है। एक कीट का उदाहरण। किस प्रकार बिना प्राणियों के यत्न के रज और वीर्य का स्वयमेव सम्मेलन तथा प्राणी के पुष्ट और कार्य करने के योग्य हो जाने पर जिल्ले का अपने आप फट जाना आदि अलौकिक रीति से हो जाया करता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। मैं जब गुरुकुल वृंदावन में था तो गुरुकुल की वाटिका में बने एक बंगले में रहा करता था। उस बंगले के चारों ओर सुदर्शन के पौधे लगे हुए थे। इस सुहावने पौधे में एक प्रकार का कीड़ा लग जाता था, जिससे उसके पत्ते और फूल सब खराब हो जाया करते थे। उस कीड़े के जांच करने से कि वह कहां से आ जाया करता था, निम्न बातें प्रकट हुई। जब इस पौधे में नए पत्ते निकले तो ध्यानपूर्वक देखभाल करने से पता लगा कि एक काले रंग की तम्बाकू की तरह की कोई चीज कहीं से आकर एक पत्ते पर जम गई और 2-4 दिन के बाद किसी अज्ञात विधि से वह पत्ते के मोटे डल और झिल्ली के बीच में आ गई। देखने से साफ मालूम होता था कि यह वही काली वस्तु है जो पत्ते के मोटे और पतले दलों के बीच में आ गई है। एक सप्ताह के भीतर अब उस वस्तु के एक ओर का पतला पत्ते का दल अर्थात झिल्ली भी इतना मोटा हो गया कि अब वह वस्तु एक गांठ की तरह पत्ते में मालूम होने लगी। उसका रूप और रंग कुछ दिखाई नहीं देता था। अब वह चीज क्रमशः पत्ते के भीतर लंबाई में बढ़ती हुई दिखाई देने लगी और 10 दिन के भीतर उसकी लंबाई लगभग 2 इंच की हो गई। ऐसा हो जाने के बाद 1 सप्ताह के भीतर वह पत्ता फट गया और उसमें से एक हरे रंग का कीड़ा, जो 2 सुनहरी रेखाओं से 3 हिस्सों में मनुष्य के हाथों की छोटी उंगली की तरह विभक्त था, निकल आया। यही कीड़ा सुदर्शन के पत्तों और फूलों को खा खाकर खराब कर देने वाला सिद्ध हुआ। इस कीड़े को एक शीशे की अलमारी में कुछ पत्तों के साथ रख दिया गया। 10-12 दिन के बाद जब अलमारी खोली गई तो उसमें से 3 तितलियां निकली और उड़ गई। कीड़े का वहां चिन्ह भी बाकी नहीं रहा। इस परीक्षण से अमैथुनी सृष्टि की कार्यप्रणाली पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सांचे का उदाहरण। जिस प्रकार खिलौने आदि बनाने वाला कारीगर पहले सांचा बनाता है और फिर उसी सांचे से अनेक खिलौने ढाल लिया करता है, ठीक इसी प्रकार अमैथुनी सृष्टि सांचा बनाने की कार्यप्रणाली है और उसके बाद की मैथुनी सृष्टि सांचे से खिलौने आदि ढालने का कार्यक्रम है। क्रमशः